गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हाजिर हैं टैक्स ऑडिट पर अपनी सीरीज के लास्ट एंड फाइनल पार्ट फोर्थ। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लॉजेस 30A कैपिटल ए से लेकर 44 तक की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, सेफ गार्ड्स और एरर्स इन रिपोर्टिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद क्लॉज 30 कैपिटल ए सेकेंडरी ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स। Auditor has to state कि whether any primary adjustment to transfer price has been made during the previous year. Primary adjustment EO करता है, auditor has to indicate yes or no. Then auditor is to ascertain under which clause primary adjustment was made and amount. Next, auditor has to ascertain whether excess money available with the associated enterprise is required to be repatriated to India as per the provisions of Section 92CE2. अगेन आपको यस और नो इंडिकेट करना है। इफ आंसर यस है तो फिर एक्सेस हैज बीन रिपेट्रिएटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, और अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको रिपोर्ट करना अमाउंट ऑफ इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस मनी व्हिच हैज नॉट बीन रिपेट्रिएटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो 92CE1 के हिसाब से कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। The primary adjustment may not necessarily relate to previous year under the consideration during the previous year होना चाहिए। Even if adjustment is related to any earlier year from assessment year 2016-17, then related particulars are to be stated। ये अपने को ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट हो सकता है पुराने किसी साल के लिए हो, लेकिन हुआ करंट ईयर में है। लेकिन कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना है अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसमेंट 2016-17 से पहले किसी असेसमेंट ईयर के लिए है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है तो एक्सेस मनी जो अवेलेबल हुई है एसोसिएट एंटरप्राइजेस के पास, वो क्या रिपेट्रिएट होनी चाहिए इंडिया में, और रूल 10CB इसके बारे में टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है। अगर रिपेट्रिएट नहीं होती है तो ऑडिटर को इम्प्यूटेड इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी ऑन सच एक्सेस इनकम which has not been repatriated। अगर 2017-18 के लिए है अमाउंट ऑफ 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर उसको रिपोर्ट करना ही है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुआ है। प्रायर टू प्रीवियस ईयर और अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो ऑडिटर टू इंडिकेट नो, और ऑब्जर्वेशन पार्ट में वो दे सकता है कि ये है। तो ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का सेकेंडरी एडजस्टमेंट के बारे में हुआ। थिन कैपिटलाइजेशन क्लॉज 30 कैपिटल बी। थिन कैपिटलाइजेशन एक कंसेप्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी रिकॉग्नाइज्ड हो गया है कि आपके पास कैपिटल तो बहुत कम है लेकिन बोरोड कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट का एक एक्सटेंट तक वो अलाउ करते हैं, बैलेंस को डिसअलाउ कर देते हैं। इसको कहते हैं थिन कैपिटलाइजेशन रूल। ये कई कंट्रीज में लगा हुआ है। इस विषय पर जो है वो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में ये आया था प्रोविजन, फिर लेटर ऑन गवर्नमेंट ने इसको इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया। हालांकि अभी इंडियन कंपनी या जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंपनी के ऊपर ही ये प्रोविजन लागू है, आम एसएससी पे प्रोविजन लागू नहीं है। तो ऑडिटर से पूछा जा रहा है कि क्या एसएससी ने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो इंटरेस्ट या सिमिलर नेचर का है, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये का है, 194B से हिट होता है। अगर है तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एबिटिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिमिलर नेचर एज पर वन अबव विच एक्सिस 30% ऑफ एबिटिटा। जो 30% ऑफ एबिटिटा से ज़्यादा का इंटरेस्ट है वो अमाउंट यहाँ लेना है। अमाउंट कोई ब्रॉट फॉरवर्ड है, पिछले साल अनअब्जॉर्व रह गया था 94B4 के हिसाब से, और कोई कैरिड फॉरवर्ड है तो मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को देखना है ऑडिटी जो है वो इंडियन कंपनी है या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंपनी है, और उसने कोई इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट या सिमिलर चार्जेस एक्सेप्ट किए हैं। अगर डेप्ट इशूड बाय नॉन रेजिडेंट बीइंग एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ बोरोवर,
पहली बात तो डेप्ट जो है वो नॉन रेजिडेंट से ली हुई होनी चाहिए, और वो भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज ऑफ सच बोरोवर की होनी चाहिए। इंडियन कंपनी का भी एसोसिएटेड हो या परमानेंट एस्टेब्लिशन का एसोसिएटेड हो। अगर ये इंटरेस्ट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो यस रिपोर्ट करना है क्लॉज 30B में, अगर नहीं है तो नो रिपोर्ट करना है। एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर का कवर है, इसलिए इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन है 228A में, वहाँ से आप देखेंगे और उसके आधार पर करेंगे। इंटरेस्ट पेड ओनली टू नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो ऑडिटर को जो है वो ऑब्टेन और रिपोर्ट करना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिमिलर नेचर पेड टू नॉन रेजिडेंट AE or to the lender whom AE has provided implicit or explicit guarantee or has deposited a matching amount of funds out of total interest and similar expenditure claimed as deduction. इंटरेस्ट पेड और पेबल का कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर हो जाना चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालना है। इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट इसका कोई लेना देना नहीं है। Details of brought forward excess interest disallowed in earlier years which has not been allowed as a deduction which is available for deduction during the previous year, वो आपको यहाँ पे देना है। इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड एक्सेस जो अभी इस साल अलाउबल है आगे अलाउबल हो सकता है। 94B सबसेक्शन 4 में इसकी पूरी स्कीम दी हुई है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्लॉज 30 कैपिटल C, इसका अभी मेजर इशू ये है कि 3 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इफेक्ट हो तो ये लगता है, इसलिए ज़्यादातर हमारे एसएससीज पे लगता नहीं है। अगर एसएससी ने कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किया है तो यस और नो में करना है। यस नेचर ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट और अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे बताते चले कि जैसे अभी ये था कि सेक्शन 56(2)(v)(ii)(b) था, उसमें यह था कि फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर शेयर इशू किए हैं तो डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू और जो है वो इशू प्राइस पे जो है वो टैक्स लगता था। इस साल से वो सेक्शन ओमिट कर दिया है। तो अब इसमें चांसेस है कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को भी इन्वोक किया जा सकता है कि मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, लॉस में चल रहा है और वो 5 करोड़ के 10 करोड़ के वो शेयर्स इशू कर देता है और प्रीमियम ले लेता है 10 रुपए के शेयर पे 1000 रुपए, तो उस केस में यू मे इन्वोक इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कह सकता है इसको वो, कि ये एक तरह का जो है वो कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी लॉस मेकिंग कंपनी में इतना हाई प्रीमियम नहीं देगा और इस आधार पे वो इस अमाउंट को डिसअलाउ कर सकता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स में। ऑडिटर को ये जज नहीं करना है कि गार रूल्स लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं, उसको तो इसे बताना है कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर है तो उसका नेचर और अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट। सबसे इंपॉर्टेंट इंक्वायरी पे अब हम आ गए हैं, क्लॉज 31। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुने और इसको ध्यान रख के रिपोर्टिंग करें। क्लॉज 31A में आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 जो कि 20,000 रुपये है, टेकन और एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या इतना अमाउंट एक्सेप्ट हुआ है? अगर हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना है और मोड ऑफ एक्सेप्टेंस रिपोर्ट करना है। आपको वायलेशन नहीं देखना है कि सब चेक से मिला था, अकाउंट पे चेक से मिला था, बैंकिंग चैनल से मिला था इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं किया। नो, आपको चैनल भी बताना है कि किस चैनल से मिला है। कैश में मिला है तो वो बताना है, बैंकिंग चैनल से मिला है तो वो बताना है, और अकाउंट पे चेक बैंक ड्राफ्ट से मिला है तो वो बताना है। अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट के केस में डिस्क्लेमर डालना है कि हम ये नहीं बता सकते अकाउंट में पैसा आया है, अकाउंट पे चेक था या नहीं था ये पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई एविडेंस ऑडिटर ने अवेलेबल नहीं कराया है। इसी तरह से स्पेसिफाइड सम का अगर 20,000 से ज़्यादा है तो उसके बारे में भी सेम रिपोर्टिंग करनी है। स्पेसिफाइड सम है एडवांस और अदरवाइज इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर और नॉट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो कोई पहले लोग क्या प्लानिंग करते थे कि जब केस स्क्रूटनी में आता था
तो कहीं फंडिंग शॉर्ट पड़ती थी तो पिछले डेट में जाके एडवांस दिखा देते थे कि मैंने अपने मकान बेचने का एक सौदा किया था, उसमें 8 लाख रुपए कैश एडवांस लिया था, और उससे कैश को एडजस्ट कर लेते थे और अपना जो है स्क्रूटनी को क्लियर करा लेते थे। गवर्नमेंट ने इस रूट को बंद कर दिया है, क्योंकि अब पिछली डेट में भी आप जाकर के अगर 8 लाख रुपए का कैश में एडवांस दिखाएंगे तो 8 लाख की पेनल्टी लगा देंगे, तो आप 20,000 से ऊपर कैश ले नहीं सकते हैं। ये जो प्रोविजन है ये सेलिंग के समय भी लागू होगा। अगर आपने सेल के समय भी पैसा इकट्ठा, ये वाला पैसा ले लिया है कैश में, तो ये प्रोविजन लागू होगा, रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड होगी। अगेन वायलेशन हमें नहीं देखना है। आईटीएटी ने अभी एक जजमेंट दिया था, उसमें ये कहा था कि अगर जो है रजिस्ट्री के टाइम पे कैश एक्सेप्ट किया है तो कोई वायलेशन नहीं है, सेक्शन 269 एसएस का पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी तरह से आईटीएटी ने पहले भी ये कहा हुआ है कि अगर कैश में ले भी लिया लेकिन अगर कैपिटल गेन पूरा रिपोर्ट कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन हमें पेनल्टी तक नहीं जाना है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई इस तरह का पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं। डिपार्टमेंट हमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे वो असेसमेंट खोलेंगे या नहीं खोलेंगे वो उनकी मर्जी है। हमें यहाँ रिपोर्ट करना है कि एक्सेप्ट हुआ है और मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, चेक से है या कैश में है या किस तरह से बैंकिंग चैनल से है। 31B(a) और B(c) को हमने क्लब कर लिया है। ईच रिसिप्ट और पेमेंट इन एन अमाउंट एक्सीडिंग लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 ST इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, इसमें 2 लाख की लिमिट है। In respect of a single transaction, is a transaction related to one event or occasion from a person during the previous year, where such receipt is otherwise than by way of check, bank draft or use of electronic clearing system. आपको रिपोर्टिंग तभी करनी है जब 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट या रिसिप्ट हो गई है किसी पर्सन से एक दिन में, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में या एक इवेंट के ऊपर, और वो जो रिसिप्ट और पेमेंट हुई है वो अदरवाइज देन बाय वे ऑफ चेक और बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हुई है, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और इसमें बड़े कंफ्यूजन है। इन ए डे, तो इन ए डे अगर आपने किस्तों में भी 4 बार में भी 50-50 हज़ार ले लिया तो भी ये हिट हो जाएगा। सिंगल ट्रांजेक्शन, एक बिल है, मान लीजिए ट्रैक्टर बेचा 5 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट 5 लाख कैश ले लिया, तो सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट ले लिया तो आपका हो जाएगा हिट। एक इवेंट, मान लीजिए कोई शादी का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें कैटरिंग टेंट सब एक ही जने को दिया, तो एक इवेंट से रिलेटेड पेमेंट उसमें कवर हो जाते हैं। बीपी और बीडी में रिसिप्ट और पेमेंट इन एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट, वही 2 लाख से ज्यादा। चेक और बैंक ड्राफ्ट से तो है लेकिन अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट नहीं है, तब आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे वही डिस्क्लेमर डाला जाएगा कि सब चेक से तो आया है लेकिन अकाउंट पे है या नहीं हमें नहीं पता है। 31C में ईच रिपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस, स्पेसिफाइड एडवांस वही है जो स्पेसिफाइड सम है, अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड 20,000 रुपये और मोर इन एग्रीगेट, यहाँ पे आपको मोड ऑफ रिपेमेंट बताना है और 20,000 से ऊपर रिपेमेंट होते ही रिपोर्टिंग करना, वायलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। डी में पूछा जा रहा है कि जो अदरवाइज देन कोई कभी लोन लिया था, वो अदरवाइज देन चेक और ड्राफ्ट ले लिया था, इलेक्ट्रिक बिलिंग सिस्टम से ले लिया था, क्या वो रिपे हो गया है? ये नहीं पूछा जा रहा है रिपेमेंट कैसे हुआ है, क्या ऐसा कोई लोन रिपे हुआ है। अगर हुआ है तो आपको रिपेयर करना है। मतलब कोई लोन कभी अदरवाइज देन बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ले लिया था और अब वो रिपे हो गया है तो उस रिपेमेंट की डिटेल यहाँ डालनी है मोड ऑफ रिपेमेंट के साथ। Particulars of repayment of loan or deposit or any specified amount in amount of the limit received by check which is not an account paycheck, ये account paycheck की बात यहाँ पे हो गई। रिपोर्ट कब नहीं करना है? क्लॉज 31A और B में, जब गवर्नमेंट कंपनी से कोई पैसा बैंकिंग कंपनी से आ रहा है या कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश सेंट्रल स्टेट और कमर्शियल में, बैंकिंग कंपनी होना चाहिए आरबीआई की डेफिनेशन में। नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी इसमें कवर्ड नहीं है, एनबीएफसी में आप रिपोर्ट करेंगे। 31BA to BD पर्टिकुलर जो है वो नहीं देने, वही गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। 31C to E वही बैंकिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय, इसमें नहीं देना। स्पेसिफाइड सम का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, एनी सम ऑफ मनी रिसीवेबल whether as advance or otherwise in relation to transfer of property whether or not transfer takes place, सेम ही स्पेसिफाइड एडवांस की है।
ये लिमिट 2 लाख रुपए हो गई थी पिछले साल। अगर डिपॉजिट और लोन जो है, सच डिपॉजिट इज पेड बाय प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक टू इट्स मेंबर, such loan is repaid by a primary agricultural credit society or primary cooperative agriculture land rural development by its member। लोन दिया है, डिपॉजिट दी है प्राइमरी ने और तो इसने किसी अपने मेंबर को, या उससे लोन आया है। इसी तरह से जो है वो दोनों केसेस में ये लागू हो गया। 2000 और टी दोनों में अमेंडमेंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस बार बार कर रहे हैं कि आपको वायलेशन नहीं देखना है, आपको सिर्फ मोड ऑफ रिपेमेंट और जो इंक्वायरी पूछी गई है ए बी सी बी डी सी और डी और ई में वो बतानी है। इसी तरह से रिपेमेंट के बारे में बताना है। अगर आपने ऑलरेडी 18,000 का लोन ले रखा है, अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है, तो 1999 रुपये आप और ले सकते हैं कैश में या अदर मोड में। जैसे ही आपका अमाउंट इससे ज़्यादा हो जाएगा और अदर मोड में हो जाएगा, वायलेशन हिट हो जाएगा। 20,000 का लेना जरूरी नहीं है, अकाउंट में 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाने चाहिए। तो उसके टीम में भी यही चीज़ लगेगी। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जैसे बैंक वाले आपकी डेली एंट्री करते हैं वैसे एंट्री करके जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा वो आएगा। अगर मनी बोरो करके रिपे कर दिया, अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया, तो भी रिपोर्टिंग होगी। वहाँ एक क्वेरी भी है कि वेदर अकाउंट स्क्वायर्ड अप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई एक्सेप्टेंस और रिपेमेंट जर्नल एंट्री से हो रही है, शेयर इशू कर दिए, रेंट पेबल क्रेडिट डेबिट कर दिया, तो अदर मोड में ये रिपेमेंट हो गया, अदर मोड में एक्सेप्टेंस हो गया और ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एनबीएफसी नॉन शेड्यूल बैंक आपको देना ही है, बैंकिंग नॉन शेड्यूल बैंक का नहीं देना है, एनबीएफसी का देना है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी है जब तक, तब तक तो रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, वेदर इज शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिए तो उसके बारे में, अगर बिल्डर है इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिए लोन्स के सेटिस्फेक्शन में, तो वो रिपेमेंट अदरवाइज देन बाय स्पेसिफाइड मोड हो जाएगा और वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर कोई बिल्डर है तो कस्टमर से जो एडवांसेस मिले हैं वो रिपोर्टेबल हैं अगर अमाउंट उससे ज़्यादा है, और ईच स्पेसिफाइड सम में आ जाएंगे। और हर एसएससी वाइज जितने मान लो 50 जने से लिया तो 50 जनों की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स कवर्ड नहीं है, लेकिन आपको एक इंश्योर करना पड़ेगा कि एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स है। वायलेशन नॉट टू बी एजर्टेन, रिपोर्टिंग तब भी करनी है जब आपको बाय स्पेसिफाइड मोड हो, अमाउंट इन्वॉल्व जो है अमाउंट से उससे ज़्यादा होना चाहिए। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट इज टू बी रिपोर्टेड। वन टाइम सेटलमेंट में बैंक्स और अदरवाइज हो रहा है तो भी आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया ये। टू 216 एसटी में तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि दो ही तरह की क्वेरी है, या तो सिस्टम से आया है, अदरवाइज देन बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट आया है तो वो रिपोर्ट करना है, और अगर चेक से आया है तो चेक अकाउंट पे ही था या नहीं था तो रिपोर्ट करना है। 216 एसटी जो सेक्शन है वो रिसिप्ट्स पे अप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट्स की भी क्वेरी की गई है तो आपको करना पड़ेगा रिपोर्टिंग। ठीक है सर, ये एग्जामेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सीबीडीटी ने 57/2017 से 3/7/17 से एक एग्जामेशन दिया हुआ है कि 216 एसटी कब नहीं लगेगा। हमें सेक्शन नहीं लगाना है, हमें तो सिर्फ पेमेंट हुआ है, रिसिप्ट हुई है तो बतानी है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस कर चुके कि सेक्शन लगेगा, चूजन एसएस और टी दोनों लगेगा और रिपोर्टिंग होगी। क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आपने क्रेडिट कर दिया अकाउंट में तो कोई बात नहीं, वो भी एक तरह का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हो गया और उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और पे किया है तो सेक्शन एसटी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सीबीडीटी का सर्कुलर है 479 16/1/87 का। जर्नल एंट्रीज की हम बात कर चुके हैं। डायरेक्टली आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट हो गया या रिपेमेंट आपने कर दिया, वो भी रिपोर्टेबल है। मान लीजिए आपने किसी से बोरो कर रखा है 5 लाख रुपया
उसने आपको कहा मेरा LIC का 1 लाख रुपए का प्रीमियम आप जमा कर दीजिए, आपने जमा कर दिया, इट इज रिपेमेंट, हैज टू बी रिपोर्टेड। ये क्लॉज 31 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी रिपोर्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एरर्स भी फाइंड आउट हुई हैं, अभी हम आगे चल के वो डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं क्लॉज 32 के ऊपर, 32। क्लॉज 32A में ऑडिटर से पूछा जा रहा है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन के बारे में। क्लॉज 32A में क्या पूछा जा रहा है, प्रिसाइज इंक्वायरी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर, नेचर ऑफ लॉस और अलाउंस, amount as returned. If assessed depreciation is less than and no appeal is pending, then take assessed. हो सकता है आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया, उससे कम पर असेसमेंट हो गई, या इवन प्राइम ऑफिस एडजस्टमेंट की वजह से हो गई, इंटीमेशन में कम डेप्रिसिएशन अलाउ किया और अपील नहीं किया है तो असेसमेंट वाली लेनी है। लॉसेज और अलाउंस नॉट अलाउड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 1.B to BAE. Amount are adjusted by withdrawal of additional depreciation on account of opting for taxation अंडर सेक्शन BAC, BAD, BAE का अभी इस साल करना है अपने को, और अमाउंट एज असेस्ड। ये पर्टिकुलर्स आपसे 32A में पूछे जा रहे हैं। 32B में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई शेयर होल्डिंग में चेंज है क्या कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी में, और अगर है तो क्या उसकी वजह से जो लॉसेज है सेक्शन 79 में रेफर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो वो बताना है। 32C में आपको बताना है कि स्पेकुलेशन लॉस कोई है तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करना है। 32E में कंपनी डीम टू बी कैरिंग ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसके बारे में डिटेल करनी है, और अगर है ऐसी कोई कंपनी तो उसकी स्पेकुलेशन लॉस के बारे में रिपोर्टिंग करनी है। 32D में अगर कंपनी ने एसएससी ने कोई 73A में कोई लॉस, जो स्पेशल बिजनेस है आपका 35AD वाला, उसका कोई लॉस है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है। 32A में रिपोर्टिंग करते समय आपको बॉर्न फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन को देखना है। ऑडिटर को इंश्योर करना है कि लॉस जो है वो सेक्शन 80 रीड विद 139(3) यानी कि ITR ड्यू डेट के अंदर भरा गया था, वही लॉस यहाँ पे क्लेम किया गया है। ऑडिटर को ये भी देखना है कि जो लॉस है, कैपिटल लॉस है, बिजनेस लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो उन सेक्शंस की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस अगर 2 लाख से ज्यादा है तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वाला 2 लाख से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिडक्शन ही 24B में 2 लाख ही मिलता है, तो उससे ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेक्शन 78 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जो है वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पर क्या होगा, तो उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ लॉस और डेप्रिसिएशन जो भी है आपको वो कंपेयर करना पड़ेगा, पिछले साल और इस साल कितना है। रिटर्न से और असेसमेंट ऑर्डर से आप लॉस और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे, और जहां असेसमेंट ऑर्डर नहीं है वहां इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) से भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने असेसमेंट रिकॉर्ड सब देखना पड़ेगा। अगर एसएससी आपके पास समय से नहीं चल रहा है तो आपको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा लॉस है जो डेप्रिसिएशन है, जो डिडक्शंस है वहां पे जो डिनाई किए गए हैं 115BA से लेकर BAE में, उनकी वजह से कोई लॉस और अनदर डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई लॉस है तो उसको आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर जिसमें लॉस इनकर हुआ है या जिसमें ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अमाउंट असेस बाय असेसिंग ऑफिसर, रिलेवेंट ऑर्डर की रेफरेंस भी आपको देनी है। ट्रांजैक्शंस और इक्विटी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स और सम केसेस में एक ये मिसकंसेप्शन है कि सारे डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस जो है वो बिजनेस लॉस हो गए हैं। ऐसा नहीं है। नोटिफाइड स्टॉक एक्सचेंज पे जो इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव या आपके कमोडिटी डेरिवेटिव, वो स्टॉक एक्सचेंज उस पर्पस के लिए नोटिफाई होना चाहिए। इक्विटी वाला इक्विटी के लिए, कमोडिटी वाला कमोडिटी के लिए, करेंसी वाला करेंसी के लिए। वो ट्रांजैक्शन नॉन स्पेकुलेटिव है, वो लॉसेस जो है वो नॉर्मल बिजनेस लॉस है। अदरवाइज आपके सारे ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव है और उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर कोई असेसमेंट, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, अपील पेंडिंग है तो आप उसका रेफर मेंशन कर सकते हैं रिपोर्ट के अंदर। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्म जो है
वो उस रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर इन प्रॉफिट है करंट ईयर में, उससे ज़्यादा का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है। डेथ ऑफ प्रोप्राइटर में लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अगर सक्सेशन जो है वो इनहेरिटेंस से होती है। सेक्शन 79A के प्रोविजन ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर कोई सर्च एंड सर्वे हो गई है तो अनडिस्क्लोज इनकम है अगर उसमें, तो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम नहीं मिलेगा, ना तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन की वजह से लॉस वगैरह हुआ है तो कंडीशंस ऑफ सेक्शन 72A में एक्ट होनी चाहिए। 32B में वेदर चेंज इन शेयर होल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, पहली बात तो कंपनी क्लोजली हेल्ड होनी चाहिए। अगर कोई चेंज इन शेयर होल्डिंग हुआ है तो जिस साल में लॉस इनकर हुआ था और जिस साल में आप कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, दोनों सालों में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी 51% वोटिंग पावर रहनी चाहिए। चाहे शेयर होल्डर आपस में ABCD 4 शेयर होल्डर थे, उनकी मान लीजिए 15% थी, मोर देन 50% थी, अब उनकी 51% हो जाती है, लेकिन एक ही 30 हो जाती है, बाकी सबकी कम हो जाती है, तो भी चलेगा, लेकिन चारों शेयर होल्डर रहने चाहिए। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता सेक्शन 79 के लॉस में, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन अलग करके चलना पड़ेगा। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा, जिस ईयर में लॉस इनकर हुआ था उस ईयर में और प्रीवियस ईयर में ऑडिट में, तो कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि लॉस कौन सा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। स्टार्टअप्स के केस में 51% वाली कंडीशन नहीं लगती है, शेयर होल्डिंग रहनी चाहिए, 51% वाली कंडीशन नहीं लगती है। शेयर होल्डर्स वही रहने चाहिए। अगर कोई डेथ हो गई शेयर होल्डर की और गिफ्ट हो गए शेयर्स के बारे में, तो उससे जो चेंजेस होते हैं वो एग्जेम्पशन कैटेगरी में आते हैं और उसकी वजह से लॉस का कैरी फॉरवर्ड का इफेक्ट नहीं होगा। सेक्शन 79(2) आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चेंज इन शेयर होल्डिंग के लिए आपको कंपनी लॉ में ही देखना पड़ेगा और यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। थर्टी टू सी में आपसे पूछा जा रहा है कोई स्पेकुलेटिव लॉस है क्या। इक्विटी डेरिवेटिव का हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है शेयर्स में तो वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है और उसका लॉस अगर कोई है तो यहाँ 32C में रिपोर्ट होगा। 32D में स्पेसिफाइड बिजनेस का होगा। 32E में कंपनी डीम टू बी कैरिंग ऑन बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर क्लासीफाई होती है, इसमें दर्शन सिक्योरिटीज का केस लीडिंग केस है, उसके आधार पर आप डिसाइड करें कि स्पेकुलेशन लॉस रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। इंटरप्ले विद क्लॉज 8A आपको देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे वहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर क्लॉज 32 में रिपोर्टिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। क्लॉज 33 में आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कोई अलाउबल है तो यहाँ असेसिंग ऑफिसर बन के आपको देखना पड़ेगा कि डिडक्शन की कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है और अलाउबल है वास्तव में डिडक्शन। यहाँ भी इंटरप्ले विद क्लॉज 8A देखना पड़ेगा। अगर उसने वहाँ स्कीम अडॉप्ट कर ली है 115B से BED वाली, तो 2-3 डिडक्शन ही मिलते हैं। 80 CCD2 मिल जाता है, 80 CCH2 मिल जाता है, 80 JJAA मिल जाता है और 80 LA मिलता है, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। क्लॉज 34 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स। ऑडिटर को इस डिटरमिन करना है कि किसी पेमेंट पर टैक्स कलेक्शन कलेक्टिबल था, डिडक्टिबल था, कलेक्ट किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो रिपोर्ट करना है। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन एट सोर्स फाइल करने की डेट, बिलेटेड फाइलिंग की डेट, और साथ में ये भी बताना है कि सारे पर्टिकुलर्स उसमें जो रिक्वायर्ड है वो भरे कि नहीं भरे। और आदमी आपको इंटरेस्ट जो पेबल है TDS नहीं काटने की वजह से या शॉर्ट डिडक्शन की वजह से, वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप एक चीज़ ध्यान रखें, आजकल जो है AIS TIS में भी और 26AS में भी जो भी इंटरेस्ट पेबल रह जाता है वो आता है, तो कम से कम उतना अमाउंट तो मेंशन करें रिपोर्ट के अंदर, नील ना लिखें। तो ऑडिटर को सबसे पहले तो जज करना है कि लाइबल टू कलेक्ट तो टैक्स डिडक्शन का है कि नहीं है। ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बहुत डिटेल में चेक करना पड़ेगा। अगर जो है किसी रीजन से नहीं काटा है टैक्स तो वो रीजन हमको चेक करना है। अगर हम उससे सेटिस्फाई होते हैं या डिससेटिस्फाई होते हैं, दोनों ही केस में हमें मेंशन करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन कॉलम में।
ऑल लेजर अकाउंट्स देखना पड़ेगा कि किसी पेमेंट पे लाइबल टू डिडक्ट टैक्स और कलेक्ट टैक्स था कि नहीं था। अंडर क्लॉज 34A, जैसे मान लीजिए सैलरी है तो आपको कॉलम 4 में टोटल सैलरी लिखनी है जिस पे टैक्स डिडक्टिबल था या नहीं था, टोटल पेमेंट ऑफ सैलरी। उसके बाद आपको अमाउंट ऑफ सैलरी उन पे टैक्स डिडक्टिबल था वो कॉलम 5 में लिखना है। इसी तरह से बाकी सब पेमेंट्स में करना है, रेंट में भी यही करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रीमाइसेस के लिए 10,80,000 दे रहा है, एक प्रीमाइसेस के लिए 21,50,000 दे रहा है, एक प्रीमाइसेस के लिए 2,25,000 दे रहा है। तो टोटल रेंट का जो पेमेंट है वो तो आपके आ जाएगा कॉलम 4 में, और टैक्स डिडक्टिबल जो है 10,80,000 21,50,000 पर ही है तो वो आ जाएगा कॉलम 5 में, और टैक्स कितने पे काटा वो आ जाएगा आगे, और शॉर्ट डिडक्शन है तो वो आ जाएगा आगे। अगर कोई हायर रेट पे टीडीएस कटना चाहिए स्पेसिफाइड पर्सन की वजह से या कोई पैन अदर लिंक की वजह से, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा और वो रेट मेंशन करना पड़ेगा कि रेट एट व्हिच टैक्स वाज डिडक्टिबल। अगर कोई टीडीएस के रिटर्न की डेट एक्सटेंशन हुई है तो वो अपने को लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। और अगर कोई जो है ऑल ट्रांजेक्शन्स जो है ये रिपोर्ट हुए कि नहीं हुए ये पता करना मुश्किल होता है, क्योंकि टीडीएस टीसीएस की रिटर्न की कॉपी हमें नहीं मिलती है, तो इसका एक डिस्क्लेमर हमें डालना पड़ेगा कि हमको जो है कॉपी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। अगर ऑडिटर ये कहता है कि टैक्स डिडक्टिबल था और टैक्स नहीं काटा है तो उसको क्लॉज 34C में इंटरेस्ट भी बताना है, और क्लॉज आपके 21 में डिसअलाउंस भी बताना है। एडवांस रेंट पे टैक्स काटना चाहिए, इस पर काफ़ी जजमेंट्स हैं। तो आपको वर्किंग पेपर रखना है, अगर कोई लेसर रेट का सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आप कॉपी कलेक्ट करके रखें। अगर पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट के केस में टीडीएस जो है वो किसी रिलीवेंट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के हिसाब से काटा है तो उसको भी हमने को चेक करके वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, 3CA 3CB में रिपोर्ट भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसका असर आएगा। हायर डिडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 21B के साथ रिकंसाइल करनी पड़ेगी, और जहाँ जहाँ आप लिखेंगे कि भाई टैक्स नहीं काटा वहाँ 21B में भी मेंशन करना पड़ेगा। और 21B में अगर डिसअलाउंस इंडिकेट किया है तो 34C में आपको इंटरेस्ट मेंशन करना पड़ेगा। अगर किसी एसएससी ने ऑडिटर के हिसाब से रॉन्ग सेक्शन में टीडीएस काट लिया है तो उस केस में ऑडिटर जो है मेंशन कर सकता है रिपोर्ट के अंदर, और डिफरेंशियल इंटरेस्ट जो उसकी वजह से लग सकता है वो मेंशन कर सकता है, अदरवाइज वो और कोई इंक्वायरी इसमें इस तरह की है नहीं। अगर कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट किया है, किसी बायर ने आपको फॉर्म नंबर 27C दे दिया, तो ये इंश्योर करना है कि वो 27C टाइमली चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास फाइल हो जाए। 21B का हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्रॉस रेफरेंसिंग ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव डिटेल्स आपको ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में देनी पड़ेगी। अगर ऑडिटी अवेलेबल नहीं कराता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऑडिटी ने मेंशन नहीं कराई है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। 36A में डीम डिविडेंड, यहाँ भी आपको असेसिंग ऑफिसर बना दिया है। कोई ऐसा अमाउंट जो नेचर ऑफ डीम डिविडेंड, जो लोन किसी का क्लोजली हेल्ड कंपनी से मिला है जहाँ आपकी 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, अगर है तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी आपको निकालना है, डेट ऑफ रिसिप्ट भी निकालना है, अमाउंट रिसीव्ड और डेट ऑफ रिसिप्ट। तो ये ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये निकालना कि उसमें डीम डिविडेंड मिला है कि नहीं मिला है। तो लोन जो रिसीव हुआ है वो डीम डिविडेंड है या नहीं है वो निकालना पड़ेगा। डेट ऑफ एडवांस और इसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन द डेट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जरूरत नहीं है क्योंकि इंक्वायरी जो आपसे ये पूछी जा रही है कि वेदर एनी अमाउंट ऑफ लोन इज रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं निकालने की जरूरत है। 26AS AIS TIS में आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने इस तरह के पेमेंट को किस तरह से ट्रीट किया है। अगर उन्होंने ही डिविडेंड मान लिया है तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना ही पड़ेगा। ऑडिटर को बैंक अकाउंट सारे लेकर के
और स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि उसने जो है कोई लोन वगैरह इस तरह का अमाउंट तो किसी कंपनी से नहीं आ रहा है जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसमें उसकी शेयर होल्डिंग 10% से ज़्यादा है। जो अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एडवांस है वही हमें रिपोर्ट करना है, कोई ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ रिपोर्ट नहीं करना है। अगर कोई जो है वो लोन टू शेयर होल्डर है बाय ए कंपनी और जिसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही नहीं है, तो फिर वो अमाउंट यहाँ नहीं रिपोर्ट होंगे क्योंकि डिविडेंड बनेगा ही नहीं। अगर कोई शेयर प्रीमियम अकाउंट से पेमेंट किया है तो बहुत बड़ी बात होगी। ट्रेड एडवांसेस जो हैं वो अब डीम डिविडेंड नहीं बनेंगे, तो इसके लिए सर्कुलर नंबर 19/2017 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लॉज 37 में आपसे पूछी जा रही है कि कोई कॉस्ट ऑडिट हुई है क्या। ऑडिटर को सिर्फ इतना बताना है, अगर ऑडिट हुई है तो कॉस्ट ऑडिट हुई है फॉर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, उसकी रिपोर्ट को यहाँ पे अटैच करना है। क्लॉज 38 में एक्साइज ऑडिट के बारे में पूछा जा रहा है। क्लॉज 39 में सर्विस टैक्स ऑडिट या के बारे में पूछा जा रहा है। जीएसटी ऑडिट के बारे में अभी इंक्वायरी नहीं आई है। क्लॉज 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल टर्नओवर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड क्या है, मटेरियल कंज्यूम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस के साथ रेशियो क्या है। ये रेशियो एनालिसिस आपको यहाँ पे करके देना है। क्लॉज 41 में डिमांड रेज्ड और रिफंड इशूड अंडर एनी लॉ अदर देन इनकम टैक्स एक्ट एंड वेल्थ टैक्स एक्ट, इसके बारे में आपको देना है। रिफंड इश्यूज में ध्यान रखना है, हो सकता है एसएससी रिफंड को डायरेक्टली अपने पर्सनल अकाउंट में कहीं क्रेडिट कर ले और हमको कह दे कि मैंने तो रिफंड जो है मुझे नहीं मिला है, तो पर्सनल बुक को भी इसको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अदर लॉ जो है सारे इंडायरेक्ट टैक्स लॉ, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, सीएसटी, अभी भी असेसमेंट हो रहे हैं वैट में, जीएसटी, वो ध्यान रखना है। का एसएससी का टैक्स ऑडिटर को प्रोसीडिंग्स के बारे में कोई डिटेल नहीं रखनी है और कॉपी ऑफ डिमांड और रिफंड ऑर्डर आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। और कोई एडजस्टमेंट हो गया, मान लीजिए जैसे इनकम टैक्स वाले आजकल कर देते हैं कि आपकी डिमांड को रिफंड से एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा और भी मेंशन करना पड़ेगा कि अमाउंट पे हो गया है। अगर कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनीज ऑडिटर के कारो रूल्स में जो डिमांड है वहाँ से क्रॉस टैली इसको अमाउंट को कर ले गए। रिपोर्टिंग जो है वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए डिस्क्लेमर हमेशा डालें, चाहे किसी का भी ऑडिट करें, कॉर्पोरेट का करें, नॉन कॉर्पोरेट का करें, कि जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतनी हमने दे दी है। और अगर रिफंड्स है तो इंटरेस्ट ऑन सच रिफंड शुड बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 16। अगर कोई पेनल्टी है तो क्लॉज 21 में उसको रिपोर्टिंग करना है। क्लॉज 42 में आपसे पूछा जाता है कि फॉर्म नंबर 61, 61A, 61B के बारे में, कि अगर कोई फर्निश करनी है, अगर करनी है फर्निश एसएससी को, तो इसकी ITREIN क्या थी, ड्यू डेट क्या थी, एक्चुअल डेट क्या थी, इस तरह का। फॉर्म 61 जो है कब करना है, जब आप एसएससी आप किसी को कुछ डीलिंग करते हैं और वो आपको कहता है कि मेरे पास तो पैन नंबर ही नहीं है, तो उस केस में हम उससे फॉर्म 60 लेते हैं और आगे फॉर्म 61 डिपार्टमेंट के साथ फाइल करते हैं। और आजकल ये ऑनलाइन यूटिलिटी है इसकी, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म 61 के बारे में। 61A जैसा सब जानते ही हैं, जो आजकल AIS केस में सारी इंफॉर्मेशन 61A से ही जनरेट होती है। तो इसकी अगर लाइबिलिटी एसएससी की है, आजकल तो टैक्स ऑडिट वाले एसएससी भी इसके अंदर ले लिए गए हैं। जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर वो हुए हैं और आपका एसएससी जो है 61A में फॉर्म भरने के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, ITIN, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट सब मिला करके।
क्लॉज 36A पर मैं वापस आना चाह रहा था, इसीलिए मैं फॉर्म खोल रहा था कि अगर एसएससी ने कोई एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड एज रेफर टू इन सब क्लॉज ई, और अगर है तो अमाउंट रिसीव्ड और डेट ऑफ रिसीव, तो यहाँ आपको डीम डिविडेंड का अमाउंट बताना है। तो इसीलिए मैं वापस आना चाह रहा था, अभी फॉर्म खोल ले रहा था मेरे कंप्यूटर पे, अब खुल गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा डीम डिविडेंड कितना है, सिर्फ लोन अमाउंट से नहीं चलेगा, आपको डीम डिविडेंड निकाल के यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द कंपनी जिससे हमने लोन एसएससी को लोन मिला है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो इसके लिए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेकर के और आप इसमें लिख सकते हैं कि वो अमाउंट हमें अवेलेबल नहीं करा गया है, इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं तो वहाँ पे देखना चाहिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन देखा जाता है, ना कि ईयर एंड पे देखा जाता है। तो इसके प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का हाफ ईयर का चार्ज भी, मान लिया हाफ ईयर पे दिया तो हाफ ईयर का चार्ज भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये अपने को सारा ध्यान, अगर नो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो कुछ नहीं दिखना है। इसमें एक इशू है जो अभी चल रहा है, वो ये है कि एक शेयर होल्डर है कॉमन, कंपनी ए में भी 10% होल्डिंग है, कंपनी बी में भी 10% या ज़्यादा होल्डिंग है, और कंपनी ए ने बी को लोन दे दिया, तो इसका डीम डिविडेंड बनेगा कि नहीं बनेगा, शेयर होल्डर के हाथ में। सेक्शन जो 222E है वो चेंज हो चुका है। किसी जमाने में सेक्शन 26A हुआ करता था, उस समय का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें ये कहा गया था कि ये डीम डिविडेंड नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाद लैंग्वेज बदल चुकी है। लेकिन आज तक आईटीएटी इस जजमेंट में हेल्ड किए जा रही है कि ये नहीं बनेगा टैक्सेबल। नेशनल ट्रेवल सर्विसेज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि ये डीम डिविडेंड नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में एक दूसरे केस में, नहीं, मधुकर हाउसिंग में कह दिया था। फिर नेशनल ट्रेवल सर्विसेज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26A और 222E में डिफरेंस है और ये अमाउंट डीम डिविडेंड है, लेकिन चूंकि बेंच सिमिलर है हम इसको ओवर रूल नहीं कर सकते, तो उन्होंने लार्जर बेंच को जजमेंट रेफर कर दिया था। वो लार्जर बेंच का जजमेंट आज तक नहीं आया है। एक गोपाल पुरोहित का जजमेंट भी इसमें है सुप्रीम कोर्ट का, गोपाल एचयूएफ का, वो भी आप देख सकते हैं। और एक इंदौर ट्रिब्यूनल का राइडर इंटरनेशनल का जजमेंट है जिसमें इस प्रपोजिशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए माना गया कि ये डीम डिविडेंड है। तो ऑडिटर शैल टेक ए कॉल अकॉर्डिंगली। बहुत सारे जजमेंट हैं जो फेवर करते हैं कि डीम डिविडेंड नहीं है, बहुत सारे जजमेंट हैं जो फेवर करते हैं, बहुत कम जजमेंट है जो कहते हैं कि है। तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, एसएससी को बचाना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि भाई दूसरा वाला व्यू सही है, तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मधुकर हाउसिंग में एंकीटेक मेटल्स के केस में ये कह दिया था कि ये डीम डिविडेंड नहीं है, और अभी लेटेस्ट ट्रिब्यूनल के जजमेंट कई सारे आए हैं उसमें भी ये कह दिया था कि ये डीम डिविडेंड नहीं है, तो हम उस पर रिलाई करते हुए इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्लास 42 तक हम कर चुके थे, क्लास 43 भी हम कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा काम का नहीं है हमारे केस में, इसलिए मैंने इसमें जो है इसको ज़्यादा डेलिबरेट भी नहीं करूँगा। अगर रिपोर्ट फर्निश करनी है ऑल्टरनेट पेरेंट एंटिटी ऑल्टरनेट एंटिटी, उसके बारे में डिटेल देनी है। जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स क्लॉज 44 अब तो ये सब पर लागू है। ऑडिटर को रिपोर्ट करना है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, फिर उसको क्लासीफाई करना है एक्सपेंडिचर इंस्पेक्टर एंट्रीज रजिस्टर्ड एट जीएसटी, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंट्रीज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें फिर 3 अलग है, गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो ये हेडवाइज रिपोर्टिंग नहीं, कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग आपको करनी है एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन करते हुए। तो इनवर्ट सप्लाई इंक्लूडिंग जो परचेजेज है रजिस्टर्ड एंटिटी से है तो कॉलम 3 में जाएगा, वेयर सच सप्लाई रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड गुड्स, और कंपोजिशन स्कीम से तो कॉलम 4 में जाएगा। ये डिफिकल्ट टू कॉम्प्लाई है क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कर दिया है कि कंपोजिशन का नंबर नॉर्मल नंबर से डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो पता नहीं चलता है सामने वाला कंपोजिशन में है नहीं जब तक एक एक बिल वाउचर हम चेक ना करें। तो
कंपोजिशन का भी वही टोटल करना है, और फिर इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर से। ऐसा हो सकता है कि एसएससी एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई एक ही आदमी से लेता हो, तो उस केस में एनालाइज करके आपको अलग अलग करना पड़ेगा रिपोर्टिंग। कॉलम 6 में टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज पूछा है। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, कोई सोचता है कि जो साल भर में पेमेंट किया वो लिखना है, कोई सोचता है 3, 4, 5 में जो अमाउंट लिखा है उसका टोटल लिखना है। जैसा आप व्यू लें वैसा मेंशन करके यहाँ पे अमाउंट भर देंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन्स का जो है वो रिपोर्ट करना है आपको, तो शेड्यूल 3 आरसीएम सप्लाईज भी आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमको यहाँ रिपोर्ट करना है। इश्यूज इन रिपोर्टिंग के भाई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड और कंपोजिशन इस तरह से कोई क्लासिफाई नहीं करता, तो एक प्रॉब्लम आती है चीज़ पे एक्सपेंडिचर चाटने में। जहाँ कोई ब्रेकअप प्रोवाइडेड नहीं है, मान लीजिए रिपेयर ऑफ व्हीकल है तो रजिस्टर्ड भी हो सकता है रिपेयर सेंटर, और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आदमी एक्सक्लूसिव बेसिस पे बुक्स रख रहा है, जीएसटी की टैली में अकाउंटिंग कर रहा है प्रॉपरली, तो आपको ये सारी डिटेलें मिल जाएंगी, क्योंकि वो जीएसटी पे आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी की क्लासिफिकेशन उसमें करेगा। डेप्रिसिएशन को रिपोर्ट नहीं करना है क्योंकि ये अलाउंस है और खर्चा नहीं है। बैड डेट्स खर्चा नहीं है, अलाउंस है, तो रिपोर्ट ही नहीं करना है, इनको कहीं भी रिपोर्ट नहीं होगी। नॉन जीएसटी एक्सपेंसेस पेट्रोल वगैरह को आप रिपोर्ट कर सकते हैं एग्जाम सप्लाई में, क्योंकि सप्लायर अदरवाइज रजिस्टर्ड है। इंटरेस्ट अगर कोई पेमेंट है तो एग्जाम सप्लाई में ही जाएगा। एक आजकल बहुत फेमस हो गया हमारे सीएस लोगों के बीच में कि कुछ नहीं है तो डिस्क्लेमर डाल दो, कि सब एसएससी ने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल लिख रहे हैं। एसएससी तो आपको 48(3) की इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है, क्लॉज 31 की भी नहीं देता है, टीडीएस डिटेल भी नहीं देता है, क्लॉज 21B की भी नहीं देता है, 34 की भी नहीं देता है। एसएससी तो कुछ नहीं देता, वो तो कहता है मेरा सब सही है, तो हम माँ निकालते हैं ना, तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा नंबर 1, और निकल सकता है। आप डिस्क्लेमर इतना डाल दें कि हमने कंपाइल किया टू द एक्सटेंट पॉसिबल, यहाँ इतना डिस्क्लेमर डाल सकते हैं। ये कहना कि कोई डिटेल ही नहीं है और वी कैन नॉट कमेंट, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इवन जीएसटी लॉज में भी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल रखनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल किया उसकी डिटेल रखनी है, आरसीएम की डिटेल रखनी है, और आपको आईटीसी की पूरी डिटेल रखनी है, कितना क्लेम किया, कितना जो है वो आपने कलेक्ट किया, और साथ के साथ आपको सारे टैक्स इनवॉइस रखने हैं, और सप्लायर्स की डिटेल रखनी है, उनके नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर सब रखना है आपको। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नंबर 2, ऑडिट स्टैंडर्ड जो एस 705 है वो भी कहता है कि डिस्क्लेमर कब होता है, जब बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है, कोई सब एविडेंस ही नहीं मिल रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 100% सही नहीं है तो 90% तो सही मिल ही जाती है पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड देख करके, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन डालें और लिखें टू द एक्सटेंट कंपाइल, टू द एक्सटेंट कंपाइलेबल हमने कंपाइल किया है। कॉमन एरर्स इन रिपोर्टिंग स्कोप पेरा हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको ऐसे 700 में जो दिया हुआ है वो आपको पैरा यहाँ डालना है। कंपनी के केस में लोग आंख मीच के 3CA फाइल कर देते हैं। अगर कोई कंपनी 1/1/24 के बाद और 31/3/24 तक इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31/3/25 को एंड होगा कंपनी लॉ में, तो उसकी फर्स्ट ऑडिट 31/3/25 को होगी कंपनी लॉ में। लेकिन अगर 3 महीने का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट यहाँ होगी, 3CB फॉर्म जाएगा, 3CA नहीं जाएगा। डिटेल्स ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन क्लॉज 4 में देना चाहिए, सारे जीएसटी कस्टम्स के जितने भी हैं ले रखे हैं उसने, उतना तो देना ही चाहिए सारे सर्टिफिकेट लेकर के। क्लॉज 8 में प्रॉपर क्लॉज का जिसमें ऑडिट कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गलती लगातार किए जा रहे हैं। क्लॉज 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्पेसिफाइड है क्या, ओनली नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में बुक्स स्पेसिफाइड है, बाकी नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बिजनेस में नहीं है। फिर भी मैंने देखा है क्वेरी में यस लिखा हुआ, यस नहीं लिख सकते आप। डेविएशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 145 है, ज्यादातर केसेस में लिखा होता है नो। 99% of the books are maintained on exclusive basis. There is a deviation, you have to mention yes. Clause 16E में कैपिटल रिसिप्ट,
का जो है लोग बाग सारे कैपिटल रिसिप्ट को रिपोर्ट कर देते हैं, जो कि एडो कहा जाता है, वो नहीं करना है। और कैपिटल गेन जो है वो वैसे कैपिटल रिसिप्ट ही है, ओरिजिनली कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं था, फिर सेक्शन 12A लाए थे 1922 एक्ट में, इसको टैक्स करने के लिए 224 में इनकम की डेफिनेशन भी चेंज किया था कि कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल गेन्स रेफर टू इन सेक्शन 12A वो इनकम मानी जाएगी, नहीं तो पहले कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं था, और अब तो 45 सेक्शन की वजह से है। वो अभी भी 224 में 45 सेक्शन का रेफरेंस है इनकम की डेफिनेशन में। तो कैपिटल गेन को अगर आप अदरवाइज रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ रिपोर्टिंग से बच सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डिस्क्लेमर डाल दें फॉर्म 3CD में। क्लास 17 में पूछा जाता है कि स्टैम्प वैल्यू से कम पर कोई चीज बेची है क्या, लेकिन देखा गया है कम पर बेची है, बराबर में बेची है, ज्यादा में बेची है, सारी वहाँ पे डिटेल डाल देते हैं। ओवर रिपोर्टिंग इज ऑल्सो डेंजरस, सो प्लीज डू नॉट डू इट। क्लॉज 20B में कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे सीधा उठा लेते हैं और डाल देते हैं, जबकि केवल एम्प्लॉय का शेयर डालना है, नहीं तो दोनों जुट के आ जाता है। फिर वो यहाँ पे हमको फोन करते हैं कि साहब उसने पूरा कैसे जोड़ दिया, अरे भाई आपने पूरा रिपोर्ट किया तो पूरा ही जोड़ेगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है रॉन्गली मेंशन कर देते हैं एसएससी को बचाने के लिए, 15 तारीख है सर, कोई मतलब नहीं है रिस्क लेने का एसएससी के लिए। एनपीएस वगैरह के लिए रिपोर्टिंग कर देते हैं जो कि जरूरत नहीं है। क्लॉज 21B में जो अमाउंट डिडक्शन ही क्लेम नहीं किया गया है उस पर फिर डिसअलाउंस क्यों होगा, टीडीएस काटा चाहे नहीं काटा, जब डिडक्शन ही क्लेम नहीं कर रहा है तो डिसअलाउंस भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर टैक्स डिडक्ट नहीं किया है तो क्लॉज 34 में रिपोर्टिंग जरूर होगा, इंटरेस्ट की कैपिटेशन भी होगी। क्लॉज 22 में ये पाया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो जो हमने वीडियो में डिस्कस भी किया है अपने थर्ड वीडियो में कि 5 पॉइंट्स आपको ऑडिट रिपोर्ट में लिखने हैं, तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लिख रहे हो कि इंटरेस्ट पेबल है, लेकिन यहाँ अमाउंट मेंशन नहीं कर रहे हो, रॉन्ग है। क्लॉज 23 में सिर्फ आपसे पेमेंट टू रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 48(2) में उनके बारे में पूछा जाता है, सारी दुनिया के रिलेशन को नहीं लिखना है यहाँ। क्लॉज 31 के हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या गलतियाँ होती रहती हैं, और वो सारे हमने पहले से ही कर दिए हैं क्लॉज के इसमें ही। तो ये आज हमारा जो है वो पार्ट 4 कंक्लूडिंग पार्ट टैक्स ऑडिट पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ टैक्स ऑडिट सीरीज के 4 वीडियो जो हमने बनाने थे वो अपने बन गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। नाउ इट इज़ फॉर यूजर्स टू यूज़ देम। और अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9828510543 पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।